अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। तीन चार बड़ी अहम खबरें हैं जो आज इस व्लॉग की वसातत से आपके साथ शेयर करनी है। पहली अहम खबर का ताल्लुक इमरान खान के ISI के कर्नल और मेजर के खिलाफ कार्रवाई के इंदिए से मुताल्लिक है और अब कार्रवाई का आगाज़ भी हुआ चाहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए और कहा कि ISI के कर्नल और मेजर को आर्टिकल 199 के तहत कैसे बुलाया जा सकता है, कैसे फरीक बनाया जा सकता है। ये एतराज़ात चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिर फारूक ने दूर कर दिए और ना सिर्फ ये कि एतराज़ात दूर किए हैं, बल्कि डायरी नंबर लगा के इस दरख्वास्त को कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। यानी इसमें बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब जो वकील हैं इमरान खान के तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फ़रीक हमने इसमें वज़ारत दिफ़ा को बनाया है। एतराज़ात दूर हुए और ये दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। यानी इमरान खान ने जिस कार्रवाई का इंदिया दिया था, बिलाखिर वो कार्रवाई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ोरम से शुरू हुई चाहती है। दूसरा अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से मुताल्लिक, और कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस कोर कमेटी इजलास के अंदर बड़ी अहम बातें हुई, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने बहुत तनकीद की, जिस पर असद कैसर मौलाना के दिफा में सामने आ गई। इवन असद कैसर और अली अमीन गंडापुर के माबैन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए और असद कैसर ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि जो अपनी हल्के की सियासत है, आपको पता है ना अली अमीन गंडापुर अगेंस्ट मौलाना फजलुर रहमान कंटेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं अपनी हल्के की सियासत को हमें कौमी मफाद और कौमी सियासत में हाइल नहीं होने देना चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक जो सीज़ फायर है, जिसका हुक्म इमरान खान साहब ने दिया था, वो सीज़ फायर बरकरार रहना चाहिए, तभी ऑपोजिशन का इत्तेहाद तोड़ चढ़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत की रुकनीत मुअत्तल करने से मुताल्लिक भी कुछ लोगों ने कहा और ये कहा कि 30 रोज़ के लिए इन दोनों अरकान की जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर देनी चाहिए। ताहम बड़ी तादाद में लोगों ने इस फैसले की नफ़ी की, जिसके नतीजे में वही फैसला प्रिवेल किया जिसमें अक्सरियत थी और दोनों की जो रुकनीत है वो मुअत्तल नहीं की गई और इमरान खान पे फैसला छोड़ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी इजलास है वो आजकल बड़े ही जो है वो फायरी किस्म के हो रहे हैं और उसमें आपस में खुल के बात भी हो रही है, खुलकर तनकीद भी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हो रहा है। और ख़ास तौर पे जुनैद अकबर खान, जिन्होंने हाल ही में कोर कमेटी से इस्तीफ़ा दिया था, वो और उन समेत 2-3 और लोग हैं जिनके रिजर्वेशंस थे कि इमरान खान से जो मुलाकात करके आते हैं वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करा लेते हैं। इमरान खान से मुलाकात की जो रसाई है, एक्सेस है, वो कोर कमेटी के दीगर लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि जुनैद अकबर खान और 3-4 और लोगों की इमरान खान से मुलाकात कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। वो मुस्ताफ़ी हुए थे, अब देखना ये कि उसके बाद क्या इस्तीफ़ा वापस लिया जाता है और क्या जो कंसर्न्स हैं, उन पर कोई क्लैरिटी इमरान खान से मुलाकात के बाद आ पाती है या नहीं आ पाती। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस डोमेन के अंदर। अ, और अहम खबर का ताल्लुक जो है वो शहर कायद से है। सिंध की सियासत में एक बार फिर एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने हो गई आ गई है। ये भी एक लव हेट रिलेशनशिप का एक नया एपिसोड है, जिसके अंदर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। अब जो वाकिफ़ान हाल है वो ये बताते हैं कि कंसर्न क्वार्टर्स या मुक़्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी इस हवाले से 2 राय पाई जाती है। एक डिवाइड मौजूद है एस्टैब्लिशमेंट के इसमें अगर ये कहा जाए कि फ़िक्री तौर पर, ख़याली तौर पर, नज़रियाती तौर पर 2 धड़े हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। एक धड़ा ये चाहता है कि कामरान टिसूरी जो है वो गवर्नर सिंध रहे और दूसरा ये चाहता है कि कामरान टिसूरी की जगह किसी और को गवर्नर सिंध लगाया जाए, कोई ऐसा शख्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के करीब हो। अब ये जो लड़ाई है ये 2 ताकतवरों की लड़ाई है और इन 2 ताकतवरों की लड़ाई में ज़ाहिर है प्रिवेल तो वही करेगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन दोनों ही मुँह ज़ोर हैं। और ये जो मुतालबा है ये बेसबब नहीं है और ये ऐसे ही नहीं है सियासी तौर पर कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो, बल्कि इसके पीछे कोई ताकतवर है। और ताकतवर जब 2 हों तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे पंजा आज़माई होती है और अल्टीमेटली वही कामयाब होता है जिसका पंजा या जिसकी जो रिस्ट है वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो लेट्स सी इसमें कौन-सा ताकतवर प्रिवेल करता है। ताहम कहानी जो है दबे अल्फाज में मैंने आप तक पहुँचा दी है कि ये लड़ाई पीपल्स पार्टी और एमकेएम की ही नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के पीछे जो अनासर कार फरमा है उनकी भी लड़ाई है और उनमें से देखना ये है कि प्रिवेल कौन करता है। इम्पॉर्टेंट खबर तो ये भी है, एक तस्वीर आपको पता है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो कोई भी तारीख किसी भी जगह की बनाकर
کوئی اپنے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے دکھا دی جاتی ہے. ایک تصویر خاصی وائرل ہو رہی تھی اور اس تصویر کے اندر انڈین آرمی چیف اور سعودی آرمی چیف کو مصافحہ کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے اور ایمفیسس زیادہ ان کے بیک گراؤنڈ میں موجود تصویر کے اوپر تھا. خبر یہ آئی اور چند ایکس ہینڈل سے ٹویٹر ہینڈل سے یہ خبر سامنے آئی اور دکھایا گیا کہ حمود الرحمان کمیشن کے کانٹیکسٹ کے اندر پرٹیکولرلی ایک تصویر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں لگی ہوئی ہے اور اس میں جو فال آف ڈھاکہ ہے جس میں دستخط ہو رہے تھے اور جنرل نیازی اور جو انڈین آرمی چیف ہے ان کی تصویر تھی اور اس میں دستخط اور ڈاکومنٹس اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور اس کے بالکل سامنے انڈین آرمی چیف اور جو سعودی آرمی چیف ہیں وہ مصافحہ کر رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کہا گیا کہ شاید جو جو انڈین آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب پہنچے ہیں. یہ چیز بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی. اب یہ تہلکا جو اس وائرل ویڈیو کے اوپر مچا, میں ذرا اس پہ صرف کلیئرٹی چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں 2022 کی تصویر ہے اور غالباً یہ فروری 2022 کی ہے, 14-15 فروری کی بات ہے یہ جس وقت یہ تصویر سامنے آئی تھی. تو اس وقت بھی اس کو خاصا معنی خیز قرار دیا گیا تھا کہ جان بوجھ کے بھارت نے یہ بیک ڈراپ اور اس کے سامنے کھڑے ہو کے ظاہر ہے پاکستان کی دم پہ پاؤں رکھنے کے لیے کام کیا. لیکن 2022 میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت عمران خان صاحب کی تھی اور اس دوران بھی اس کے اوپر خاصی کرٹیسزم ہوئی تھی اور یہ ایسا نہیں تھا کہ انڈین آرمی چیف جو ہے وہ سعودی عرب گئے ہوں, بلکہ سعودی آرمی چیف کا جو ہے انڈیا کا دورہ تھا اور سعودی آرمی چیف کے جو انڈیا کے دورے کو بڑا لینڈ مارک قسم کا دورہ کہا جا رہا تھا. اور پھر ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اسنا کے اندر سعودی عرب نے محمد بن سلمان صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا انڈیا کا اور ایک ریکارڈ انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا کے اندر انہوں نے کی تھی جس کا والیوم پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. تو اس میں جو انڈیا کی اور سعودی عربیہ کی جو بڑھتی ہوئی قربتیں ہیں وہ ان کا جو نمایاں پہلو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. اور ظاہر ہے محمد بن سلمان صاحب ویژن 2030 کے اوپر کار فرمائے, ان کو ایسی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا, اور پاکستان کے ساتھ جو کمٹمنٹس ابھی تک ہوئی تھی وہ تو خیر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی اور ظاہر ہے وہ اپنا انٹرسٹ بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ کوئی گرانٹ ورانٹ نہیں دیتے, ایسے کو فنڈز نہیں دیتے یا اس طرح کی فری آف کاسٹ چیزیں دینا جو ہے اب ان کو اچھا نہیں لگتا, بلکہ وہ انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں اور انویسٹمنٹس بھی وہاں کرتے ہیں جہاں وائبل اپرچونٹی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انڈیا کے اندر خاصی اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں اور یہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ کے اندر جو سعودی آرمی چیف ہیں ظاہر ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر آرمز اینڈ ایمونیشنز اور یہ سب چیزیں ظاہر ہے اس ڈومین کے اندر بھی سعودی عرب کے ساتھ جو انویسٹمنٹس اور معاملات ہیں وہ بھارت کے زیادہ مستحکم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اور کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری تھی اس پکچر کے حوالے سے, فیکٹ چیک بہت زیادہ ضروری تھا. آئی ہوپ میری بات پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ہاتھ داری کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.